नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी संविधान की डिटेल सीरीज़ है, जिसमें हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में कवर कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से यहाँ पर हम कवर करते हुए चल रहे हैं। ये हमारी संविधान की 5वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम संविधान के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां पर कवर करने वाले हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से और सिंपल साधारण भाषा में। एक एक पॉइंट आपका यहां पर इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के वीडियो में सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे और प्रस्तावना से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको यहीं पर कवर कर जाएंगे। प्रस्तावना में कब कब संशोधन हुआ है, किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, प्रस्तावना के लिए किसने क्या कहा, वो सारे फैक्ट आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। इसके बाद हम संविधान की सभी 12 अनुसूचियों को यहां पर कवर करेंगे, यानी किस अनुसूची में क्या बात कही गई है उसको भी डिटेल में देखेंगे। कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, वो सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है हमारे संविधान की। यह संविधान के विस्तृत रूप का संक्षिप्त रूप है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसका जो संक्षिप्त रूप है वो हमें उद्देशिका में देखने को मिलता है, प्रस्तावना में देखने को मिलता है। यानी यह भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है। ठीक है, नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताते रहता हूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं और किस टाइप के बनते हैं, तो उनको भी आप मार्क करते हुए जरूर चलें। जो हमारी प्रस्तावना है इसमें भारतीय संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान की शक्ति के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि का आदि संक्षेप हमें मिलता है। सीधा क्वेश्चन आता है, संविधान के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, संविधान के उद्देश्य कहां पर देखने को मिलते हैं, संविधान का प्रारूप, सरकार का प्रारूप कैसा होगा, कहां देखने को मिलता है, ये सारी चीजें हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती हैं। एक क्वेश्चन यहीं पर क्लियर कर लीजिए, एक पेपर में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सी चीज प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से नहीं क्लियर होती है। वहां पर सही आंसर था संविधान को लागू होने की तिथि, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है, जिस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। लागू होने की तिथि प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, तो संविधान को अंगीकार करने की तिथि यहां पर कर देना। ठीक है, अगला, प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी थी। जैसा हमने देखा ना कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या उसके आदर्श हैं, वो सब हमको प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की भूमिका है, इंट्रोडक्शन है, और इसको संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, N.A. पालकीवाला ने कहा। ठीक है, संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है, हमारे संविधान की शक्तियों का स्रोत है हम भारत के लोग। यानी संविधान अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करता है, जनता से प्राप्त करता है, भारतीयों से प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। और किस चीज से पता चलता है कि यह जो संविधान की शक्तियां हैं हम भारतीयों में है। जो संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। ठीक है, और फिर सारी बातें लिखी गई हैं और अंत में लिखा गया है कि इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। तो कौन कर रहा है इसको स्वीकार, कौन अपना रहा है इसको, कौन लागू कर रहा है, भारत के लोग। ठीक है, संविधान या सरकार का प्रारूप, हमारी जो सरकार होगी, हमारा जो संविधान होगा, इसका प्रारूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ये सारे शब्द भी प्रस्तावना में मेंशन है। आगे हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि कई बार पेपर में आपसे पूछा जाता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का इस्तेमाल किया गया है, इसका अर्थ क्या है, इस तरीके से। तो एक एक शब्द को भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाए।
तो संविधान का प्रारूप या सरकार कैसी होगी? सरकार संप्रभु वाली सरकार होगी, यानी अपने फैसले खुद लेगी। समाजवादी सरकार होगी, यानी सब में बराबर भाव वो रखेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। धर्मनिरपेक्ष होगी, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक होगी, यानी जनता के द्वारा चुनी गई होगी। गणराज्य होगा, यानी जो संविधान का प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा। ठीक है, संविधान के उद्देश्य क्या हैं? अब इन चीजों को समझना। यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमारे संविधान का उद्देश्य है न्याय। न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय के बारे में बताया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। प्रश्न बनता है, हमारे संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो न्याय है 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की। इस चीज को भी याद करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो ऐसे भी दे देता है, अगर थोड़ा सा डीप पेपर बना दे, इनमें से किस प्रकार का न्याय का उल्लेख नहीं है, किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में। ठीक है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये जो न्याय के आदर्श हैं, उद्देश्य हैं, ये हमने रूसी क्रांति से, जो रशियन रेवोल्यूशन है, वहां से लिए हैं। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। संविधान के स्रोत वाले में हमने देखा था। स्वतंत्रता की बात करें, जिसमें आपके विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। समता की बात करें तो 2 प्रकार की समता है: प्रतिष्ठा और अवसर की समता। व्यक्ति की गरिमा, इसके बारे में भी संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना, और बंधुत्व यानी भाईचारे को बनाए रखना, उसको बढ़ाना। ये सारे हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। इस चीज को आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो आपके न्याय के आदर्श हैं, ये तो हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिए हैं। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, इनको हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिया है या फ्रांसीसी संविधान से लिया है। ठीक है, तो उद्देश्य आपको पता चल गया। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार के न्याय हैं, वो सारी बातें, और ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव बनाया था, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव से हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। अगर आप भारत की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है, भारत का संविधान, और उसके नीचे उद्देशिका। तो इसे उद्देशिका क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव से ही बनी है। ठीक है, इसका आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। बनाया किसने? नेहरू ने। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946। उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा से पारित किया गया था। ठीक है, तो इस दिन नेहरू ने इसको पेश किया और इस दिन ये संविधान सभा से पारित हो गया। प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव इसमें हमको देखने को मिलता है। सबसे पहला जो लिखित संविधान था विश्व में, वो अमेरिका का था। अमेरिका ने ही सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा, और फिर अमेरिका को देखकर बहुत सारे देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावनाओं को जोड़ना शुरू करा, जिसमें भारत भी शामिल है। तो प्रस्तावना का विचार कि प्रस्तावना होगी, कहां से लिया है? अमेरिका से। और प्रस्तावना में क्या होगा, उसकी जो भाषा है उस पर किस देश का प्रभाव है, किस संविधान का प्रभाव है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान का। सिंपल भाषा में कहें, विचार अमेरिका से है और भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट आपका आता है। अब बात करेंगे प्रस्तावना की उपयोगिता और उसके लिए कहे गए इंपॉर्टेंट जो आपके कथन हैं। प्रस्तावना को भारत के संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका बनता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी राज्य व्यवस्था से, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय किसको कहा जाता है? सीधा टिक करेंगे आंख बंद करके, प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट आपको याद करना है। अगर आपसे पूछेगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को कहा था। तो अंबेडकर के अनुसार 32 हृदय और आत्मा है, और सिंपल अगर पूछेगा, किसी का नाम लेकर नहीं पूछेगा, तो आप प्रस्तावना को टिक करेंगे। ठीक है, एक ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ।
प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हम यानी जो हमारा देश है, जो हमारा पूरा संविधान का उद्देश्य है, तो प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस चीज का उल्लेख किया गया है। जैसा हमने ऊपर देखा कि हमारे आदर्शों का, हमारे उद्देश्यों का, सबका उल्लेख कहां पर है, प्रस्तावना में किया गया है। संविधान को लेकर कुछ व्यक्तियों ने स्टेटमेंट्स दिए थे, जैसे संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा था? संविधान सभा के सदस्य ये थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। ये वाला बहुत बार आया है। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा था। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है और ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको संविधान की प्रस्तावना को लेकर याद करना है। एक एक पॉइंट, एक एक कंफ्यूजन को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं और इस तरीके से समझते हुए चल रहे हैं कि आपको इनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप इनको समझते हुए चलें, आपको ऑटोमेटिक सारी बातें सीरियल वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं संविधान को, प्रस्तावना को लेकर जो विवाद रहता है। प्रस्तावना को लेकर विवाद रहता है कि क्या संविधान का ये एक भाग है या भाग नहीं है, और इसी से जुड़ा रहता है कि अगर भाग नहीं है यानी इसमें संशोधन नहीं कर सकते, और अगर भाग है तो फिर इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है किस वाद में, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और किस में अंग नहीं माना। अब उसको देखेंगे। दो केस आपको याद करने हैं। पहला है बेरूबारी बनाम संघ केस। 1960 में इसका डिसीजन आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, और नहीं माना यानी अब आप संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी फैसले को पलट दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में। इसका फैसला 1973 में आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने पूर्व के फैसले दिए थे उनको कैंसिल कर दिया और इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, सरकार चाहे इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारे संविधान का उद्देश्य है, आदर्श है, स्रोत है, वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत भी देता है। तो क्वेश्चन आता है किस केस में माना गया प्रस्तावना संविधान का भाग है? वो है केशवानंद बनाम केरल राज्य केस। और किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? वो भी यही केस था। ठीक है, इन दोनों केस के बीच में एक और इंपॉर्टेंट केस आया था 1967 में, जिसका फैसला आया गोलकनाथ केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। इसमें भी यही कहा गया था कि जो हमारी प्रस्तावना है, संविधान की मूल आत्मा है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो गोलकनाथ केस में भी परिवर्तन करने से, संशोधन करने से मना किया था, लेकिन केशवानंद केस में परिवर्तन को, संशोधन को अनुमति दे दी और मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया कि आप मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब संशोधन की अनुमति मिल चुकी है तो अब हमारी प्रस्तावना में संशोधन होगा। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। क्वेश्चन आता है हमारे संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ऑप्शन देता है एक बार भी नहीं, 2 बार, 3 बार। सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस संविधान संशोधन के तहत बहुत सारी चीजें करी गई थी। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ प्रस्तावना को लेकर जो चेंज किए गए उसको देखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इनको प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था? तो आपको ये 3 शब्द याद करने हैं, मूल संविधान में नहीं थे, इनको 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब हम एक एक शब्द जो संविधान में लिखा गया है प्रस्तावना के अंदर उनको देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन सा शब्द कब जोड़ा गया, किस शब्द को किसके साथ रिप्लेस किया गया और किसका अर्थ क्या है। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द
पहला है हम भारत के लोग। जैसा हमने देखा हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, फिर बीच में पूरा इसका मटेरियल आता है और लास्ट की लाइन अगर आप देखेंगे, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इस लाइन का मतलब यह है संविधान को भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया, उनके द्वारा अपनाया गया, उनके द्वारा इसको लागू किया गया। तो संविधान की शक्ति का स्रोत हमारा क्या है? भारत की जनता है। एक तो ये वाला बहुत बार आता है। दूसरा जो शब्द है संविधान में अगर आप देखेंगे, हम भारत के लोग के बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यहां पर लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामले बिना किसी बाहरी दबाव और प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है? भारत अपने सारे फैसले खुद लेगा, भारत से ऊपर कोई शक्ति नहीं होगी, भारत जिसके साथ संधि करना चाहे, जिसके साथ संधि ना करना चाहे, पूरा अधिकार होगा। अगला है समाजवादी। समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। तो किस प्रकार का समाजवाद है भारत का? लोकतांत्रिक समाजवाद। समाजवाद का बेसिकली अर्थ यहां पर यही है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं, सभी को बराबर के अवसर, सभी को बराबर यहां पर करना, चाहे आय की बात हो, आय का जो डिफरेंस है उसको कम करने का प्रयास करना, संपत्ति एक जगह पर जमा ना होने देना, एक व्यक्ति के पास जमा ना होने देना, उसका भी समान रूप से वितरण करना, जो कमजोर है उनका भी कल्याण करना। तो वो सब आपके समाजवाद में आता है। पंथ निरपेक्ष, देखिए धर्म निरपेक्ष का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार क्वेश्चंस जब आपके आते हैं धर्म निरपेक्ष शब्द देता है। संविधान की प्रस्तावना में जो एग्जैक्ट वर्ड है वो पंथ निरपेक्ष है। इसका मतलब यह है कि धर्म और राजनीति का अलगाव होगा, यानी राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के आधार पे वो किसी के साथ भेदभाव करेगा। तो धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जो ये सारे शब्द हैं उसमें ये वाला आपका बहुत बार पेपर में आया कि इसका मतलब क्या है, कि राज्य का कोई विशेष धर्म होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इस तरीके से। मूल रूप से यह भी संविधान में नहीं था, इसे भी 42वें संशोधन के तहत 1976 में शामिल किया गया। अगला है लोकतांत्रिक। सिंपल सा बात है, आप समझ जाएंगे इसको देखते ही। लोकतांत्रिक यानी जो सरकार होगी, जो शासन यहां का चलेगा, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके द्वारा होगा। तो लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था से है। गणतंत्र की बात करें, इसको लेकर क्वेश्चन आता है कि भारत एक गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि राज्य का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित व्यक्ति होता है गणतंत्र में, और भारत में भी निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति। भारत एक गणतंत्र है। न्याय की बात करें, न्याय के अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय हैं, जैसे हमने देखा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और ये रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। इसको भी हमने ऊपर कवर किया था। तो सभी को सामाजिक न्याय दिया जाएगा, यानी समाज में सब बराबर। आर्थिक न्याय दिया जाएगा, यानी जो आर्थिक आधार है उसके साथ किसी के साथ भी आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय यानी सभी को बराबर यहां पर अवसर दिए जाएंगे राजनीति में भी। ठीक है, तो ये है न्याय 3 प्रकार के। स्वतंत्रता हमने देखी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध को नहीं लगाया जाएगा और उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। नाम से ही पता चल रहा है स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति को दी जाएगी। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके बाद आता है समता। संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जिसका अर्थ है समाज में किसी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। ठीक है, फिर आता है व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा यानी कि हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है, हर व्यक्ति अपने में पवित्र है, उसकी भी कुछ रिस्पेक्ट है। ये चीज भी प्रस्तावना में लिखी गई है कि हम व्यक्ति की गरिमा को भी बनाए रखेंगे। प्रस्तावना में ये सारे शब्द लिखे गए हैं, आप साथ साथ में इनको कवर करते हुए चल सकते हैं। फिर आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। संविधान में पहले सिर्फ एकता शब्द लिखा गया था। 1976 में 42वें संशोधन के तहत जो एकता शब्द है इसके जगह पर एकता और अखंडता शब्द कर दिया गया। पहले यहां पर सिर्फ राष्ट्र की एकता लिखा गया था। 1976 में इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता है बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना। यह भी नाम से ही आप बता देंगे। तो हमने प्रस्तावना को पूरा डिटेल में देखा, बेसिक से लेके एडवांस तक हमने देखा, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो से क्लियर हो जाएं। इसमें आपको अलग अलग बुक्स के सोर्स से नोट्स देखने को मिलते हैं और सारे नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं।
तो हमने प्रस्तावना को पूरा कवर किया, एक एक शब्द के बारे में बात करी और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कितने बनते हैं, उनको भी देखा। अब हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। ठीक है, पहले बात करेंगे हमारी पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची संविधान की राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, 2 पॉइंट हैं, राज्यों के नाम, उनका न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, उनके नाम और उनकी सीमाएं। ये दोनों राज्यों के नाम, यूनियन टेरिटरी के नाम, उनके क्षेत्र कहां से कहां तक हैं, ये जानकारी कहां से मिलेगी आपको? संविधान की पहली अनुसूची से मिलेगी। ठीक है, दूसरी अनुसूची है वेतन से संबंधित। अनुसूचियों को लेकर क्वेश्चन आते हैं कि बताइए वेतन से संबंधित कौन सी अनुसूची है, राज्यसभा में प्रतिनिधियों को कौन सी अनुसूची के अंतर्गत दिया जाता है, भाषा से संबंधित अनुसूची बताइए, दल बदल कानून से संबंधित अनुसूची बताइए, इस प्रकार। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित अनुसूची है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इन सब के वेतन की व्यवस्था यहां पर करी गई है कि इन सबको वेतन जो भारत की संचित निधि है वहां से दिया जाएगा। अनुसूची 2 आपकी किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों की वेतन से संबंधित है। ठीक है, फिर आती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। विभिन्न जो अधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, जिसमें आपके मंत्री हैं, संसद विधानसभाओं के जो सदस्य हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ध्यान रखना, इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनकी शपथ के बारे में नहीं है। जो आपके अधिकारी हैं, चाहे वो संघ के मंत्री हो चाहे सदस्य हो, उन सबकी शपथ के बारे में बताया गया है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, चौथी अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि के बारे में बताया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, वो सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 4। ठीक है, फिर आती है अनुसूची 5। ये आपके SC ST प्रावधान से संबंधित है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, वहां के प्रशासन, वहां के नियंत्रण के बारे में कौन सी अनुसूची है? 5वीं अनुसूची है। फिर आती है छठी अनुसूची। छठवीं अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। बाकी सभी राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में अनुसूची 5 है। सिर्फ 4 राज्यों के लिए अलग अनुसूची में व्यवस्था है, छठवीं अनुसूची में। ठीक है, फिर आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। प्रश्न आता है कौन सी अनुसूची शक्तियों का विभाजन करती है, या किस अनुसूची में 3 सूचियां हैं। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में। इसके अंतर्गत 3 सूची हैं, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। राज्य सूची में 66 विषय थे शुरुआत में, वर्तमान में 61 विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय थे शुरुआत में, वर्तमान में 100 विषय हैं। और संवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है किस सूची में कितने विषय हैं। ये आपके मूल विषय, मूल संविधान में कितने थे वो हैं, और ये आपके वर्तमान में कितने हैं। एक और कंफ्यूजन को यहीं पर क्लियर कर लीजिए, एक है आपकी अनुसूची और एक है आपकी सूची। क्वेश्चन आता है हमारे संविधान में कितनी सूचियां हैं। सूची पूछेगा 3 सूचियां हैं, वो रही ये। ठीक है, और पूछेगा अनुसूची कितनी है, तो वो 12 हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। फिर आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल थी। ये मूल संविधान में थी। ठीक है, कितनी है? 14 है। एक चीज को ध्यान रखना, इंग्लिश
काफ़ी फेमस लैंग्वेज है इंडिया के अंदर। अंग्रेजी भारत की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। ठीक है, कई बार जब भी आपको क्वेश्चन देता है कि इनमें से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है या नहीं है, अंग्रेजी आपको जरूर देता है, क्योंकि अंग्रेजी काफ़ी कॉमन है, शासन व्यवस्था में यही चलती है। हिंदी के साथ साथ न्यायालयों में तो अंग्रेजी ही चलती है, लेकिन ये मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। ठीक है, अनुसूची में शामिल नहीं है। तो शुरुआत में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। अब 22 कैसे हुई उनको देखिए। 21वां संशोधन किया गया 1967 में, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया, 15 हो गई। 71वां संशोधन किया गया 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, भाषा आपकी 18 हो गई। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसके तहत संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी को जोड़ दिया गया और भाषाएं आपकी 22 हो गई। तो ये 3 संवैधानिक संशोधन भाषाओं को संबंधित, इनके वर्ष और किस वर्ष में कौन सी भाषा, ये तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि संबंधी सुधारों से संबंधित है। ठीक है, यह सूची पहले संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, उसके द्वारा संविधान में जोड़ी गई। मूल संविधान में तो 8 ही थी, हमने 8 को देख लिया। अब जो ये 4 अनुसूचियां हैं, इनके साथ आपको ये भी याद करना है कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची भूमि संबंधी सुधारों से संबंधित है। इसके तहत भूमि सुधार किए गए, जमींदारी प्रणाली में सुधार किए गए, और इसमें, इस सूची में जो विषय शामिल होते हैं, जो प्रावधान हैं, उनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय उनकी समीक्षा नहीं कर सकता। ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के तहत। हालांकि बाद में इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 1975 के बाद इस सूची के अंदर जो जो कानून शामिल किए गए हैं, उनकी समीक्षा की जा सकती है। जो ये सूची है, ये न्यायिक समीक्षा से बाहर है, यानी इसके अंदर अगर कोई कानून है या इसके अंदर कोई प्रावधान है, आप उसको न्यायालय के सामने नहीं ले जा सकते, कोर्ट में आप नहीं जा सकते। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 1975 के पहले जो जो कानून इसके अंदर शामिल थे, उनकी समीक्षा हम नहीं करेंगे, लेकिन 75 के बाद जो जो कानून इसमें आए हैं, उन सब की समीक्षा की जा सकती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बेसिकली ये आता है, एक तो ये पहली अनुसूची है जो संविधान में जोड़ी गई। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा अनुसूची है जो न्यायिक समीक्षा से बाहर है, तो आप इसी का नाम लेंगे। ठीक है, अगली है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था। अब दल बदल कानून को लेकर क्वेश्चन आता है, कौन सी अनुसूची में है, कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया और किस वर्ष जोड़ा गया। ये 3 बातें, तीनों आपको याद करनी है। फिर आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संशोधन के तहत इसे 1992 में जोड़ा गया। 1993 24 अप्रैल को इसको लागू किया गया। ठीक है, तो पंचायती राज, पंचायती क्षेत्र से संबंधित है आपकी 11वीं अनुसूची। बेसिकली इसके तहत जो पंचायती राज थी उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। फिर आती है अंतिम अनुसूची, 12वीं अनुसूची। ये नगर निकाय, जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद होती हैं, उनसे संबंधित है। 74वें संशोधन के तहत 1992 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 1 जून 1993 से इसको लागू किया गया। इसमें आपके कुल 18 विषय शामिल हैं, यानी 29 विषय हैं जो पंचायतों के लिए हैं, जिन पे पंचायत कानून बना सकती है, और नगर निकायों को 18 विषय यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुल 12 अनुसूचियां जिनको हमने डिटेल में कवर किया। किस अनुसूची में क्या है, किसके लिए प्रावधान है, किन किन राज्यों के लिए है, किन किन अधिकारियों के लिए है, और किस अनुसूची को कब जोड़ा गया, उसे भी हमने यहाँ पर डिटेल में कवर किया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपका 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे संविधान में जो 22 भाग हैं उनकी, और नागरिकता से संबंधित कंप्लीट नोट्स आपको उसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।